स्टार्ट करते हैं भाई। हम लोग बॉन्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? बॉन्ड्स। और जो हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार चेक करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा उसी चीज को कंपाइल करेंगे जो हम लोगों को पढ़ना है। आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा? आयनिक बॉन्ड पढ़ा या नहीं पढ़ा? मैं आपको बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में, बट उससे पहले हम लोग बॉन्ड क्या क्या पढ़े, तभी हम लोग उन बॉन्ड्स के पैरामीटर्स की बात करेंगे। आयनिक बॉन्ड में कितना परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर है उसको एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन, कि कोई भी कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड रखता है वो बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, उसके अंदर कुछ परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर होता है। आयनिक बॉन्ड के बाद आपने स्टडी किया कोवलेंट बॉन्ड को। किसको स्टडी किया? और कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया गया अलग अलग थ्योरी से। जैसे आपने पढ़ी, इसके अंदर आपने पढ़ी वीबीटी थ्योरी, इसमें आपने पढ़ी ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट वीबीटी से ही, इसी में आपने पढ़ा, ये मैं आपको सेकंड टाइम बता रहा हूं, वीबीटी पढ़ा, वीबीटी से आपने क्या पढ़ा? ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा, वहीं से आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी, वहीं से आपने कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? कॉन्सेप्ट ऑफ। फिर आपने क्या पढ़ी? एमओटी। आपने पढ़ा क्या? डाइपोल मोमेंट। ये सब आपकी क्या है? कोवलेंट बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग तरीके से। क्लियर है क्या? उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अभी मैं कहता हूं कि कोवलेंट बॉन्ड जो आपके पास है, उस कोवलेंट बॉन्ड में कुछ पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं कोवलेंट बॉन्ड का ही। किसके बेटा? तो जिनको हम लोग कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर। तो हेडिंग डालो, आपके पास जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बॉन्ड पैरामीटर। और बॉन्ड पैरामीटर में भी हम लोगों को क्या क्या सीखना है वो हम लोग चेक करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि जो आपका बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में बनता है। अब दो एटम हम लोग काउंट करते हैं। एक मॉलिक्यूल मैंने लिया, मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल है ए बी। क्या लिया बेटा? ए बी मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं आपसे कहता हूं कि क्या आपको इस ए और बी के बीच में एक डिस्टेंस दिख रही है? क्या आपको ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की कुछ लेंथ दिख रही है? तो सर यहां से लेके यहां तक आपको एक लेंथ दिखती है, जिस लेंथ को कहा गया बॉन्ड लेंथ। क्या बोला गया बेटा? समझ आ रहा है क्या? क्या बोला गया? बॉन्ड लेंथ। तो जो फर्स्ट पैरामीटर अपने सामने आया वो क्या आया बेटा? बॉन्ड लेंथ। एक बॉन्ड का पैरामीटर है क्या? बॉन्ड लेंथ। समझ आ रहा है क्या? एक बॉन्ड की लेंथ क्या है उसको क्या नाम देंगे? बॉन्ड लेंथ। समझ आ रहा है? सेकंड मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड, और उस कोवलेंट कंपाउंड में आपके पास ऐसे म्यूचुअल शेड इलेक्ट्रॉन है जिनको हम लोग क्या कहते थे? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहता था? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपसे कहता हूं इन म्यूचुअल शेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपको एक एंगल दिखता है। क्या दिखता है? एक एंगल। दो बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल, दो बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल नॉन एज बॉन्ड एंगल। तो नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे क्या? बॉन्ड एंगल। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट पैरामीटर क्या स्टडी करेंगे? बॉन्ड लेंथ। सेकंड पैरामीटर क्या होगा? बॉन्ड एंगल। थर्ड पैरामीटर हम लोग चेक करते हैं कि सर अपने पास कोई भी ए बी बॉन्ड है, लाइक आपने कहा है कि एक ए बी बॉन्ड है या नहीं है, और मैं इस ए बी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? और ये आपके पास जो बॉन्ड है वो एक मोल है, तो इसको तोड़ूंगा तो तोड़ने के लिए आपको क्या लगेगी? एनर्जी। तो मुझे इसको ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है बेटा? इसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या लगी? एनर्जी। और जो एनर्जी किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए, दैट एनर्जी इज नॉन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी। तो यहां पे हम लोग थर्ड पैरामीटर जो यहां पे स्टडी कर रहे होंगे, थर्ड पैरामीटर हम लोग पढ़ेंगे क्या? बॉन्ड एनर्जी। क्या पढ़ेंगे बेटा? या फिर हम लोग कहते हैं क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जिसका मतलब होता है सर आप किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक एनर्जी प्रोवाइड करते हो, दैट एनर्जी इज नॉन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है? क्या बोलेंगे उसको? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है क्या? फिर मैं आपसे कहता हूं कि एक एटम दूसरे एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं उनको हम लोग नाम दे रहे हैं जनरल बॉन्ड पैरामीटर्स, या सॉरी बॉन्ड ऑर्डर। क्या नाम देते हैं? तो फोर्थ आपके पास जो आएगा यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर, जिसको हम लोग कहेंगे क्या? बॉन्ड ऑर्डर। ये आपके पास कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम लोग को स्टडी करना है। क्लियर है क्या?
तो हम लोग 1 बाय 1 पैरामीटर स्टडी करेंगे जो बॉन्ड्स को डिफाइन करेगा। तो फर्स्ट पैरामीटर आप लोग हेडिंग डालिए क्या, बॉन्ड लेंथ। क्या हेडिंग डालनी है, बॉन्ड लेंथ, समझे भाई। तो हेडिंग डालो फर्स्ट पैरामीटर। तो सबसे फर्स्ट जो पैरामीटर है वो अपने पास है क्या, बॉन्ड लेंथ। क्या बेटा, जिसको मैं BL से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है, दो रिस्पेक्टिव जो आपके पास न्यूक्लियस है दो एटम के, उन न्यूक्लियस से, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच की जो लेंथ होगी उसको क्या नाम देंगे, बॉन्ड लेंथ। मतलब आपके पास एक बॉन्ड है सर, इस बॉन्ड की जो आपको ये लेंथ दिख रही है यहां से लेके यहां तक, दैट लेंथ इज नॉन एज बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब है इस एटम का कोई न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस ऑफ ए एटम, इस एटम का कुछ न्यूक्लियस होगा बी एटम। तो दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस या दो एटम के बीच की डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। अब मुझे समझाओ, मैं इनके फैक्टर चेक करना चाहता हूं कि आपकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा कब होगी, सर अपनी बॉन्ड लेंथ कम कब होगी, सही है क्या। तो आपको ये पता है कि आपके पास कोवलेंट कंपाउंड में कुछ सेंट्रल एटम होते हैं या नहीं होते हैं। यदि मैं उन सेंट्रल एटम का साइज बढ़ा दूं तो आपकी बॉन्ड की लेंथ बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, और बढ़नी चाहिए तो क्यों बढ़नी चाहिए, और घटनी चाहिए तो क्यों घटनी चाहिए। दोनों चीजों को हम लोग सोचते हैं, समझोगे। मैं आपसे कहता हूं फर्स्ट फैक्टर, यदि हम लोग इनके फैक्टर्स को चेक करते हैं फिर एक साथ आंसर करेंगे। फर्स्ट मैं कहता हूं कि यदि सर मैं साइज ऑफ सेंट्रल एटम चेक करता हूं, मैंने आपको सिखाया है कोवलेंट कंपाउंड में सेंट्रल एटम किसको कंसीडर करेंगे, जो आपका कम नंबर में होगा और जिसका साइज ज्यादा हो, सही है क्या। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे कि आपके पास मॉलिक्यूल है HF, आपके पास मॉलिक्यूल है HCl, आपके पास मॉलिक्यूल है HBr, आपके पास मॉलिक्यूल है HI, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, और मैं ऊपर से नीचे चेक कर रहा हूं भाई बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी या घटेगी। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो साइज है सेंट्रल एटम, लाइक यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हम लोग काउंट कर रहे हैं, बढ़ रहा है क्या। तो यहां से ऊपर से नीचे क्या हो रहा है सर, साइज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, अब देखो एक तो इतने से साइज का है, एक आपका इतने साइज का है, एक आपके इतने साइज का है, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है, और न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को ही क्या कहता हूं, बॉन्ड लेंथ। तो साइज बढ़ेगा तो आपकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। तो साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। तो इसका मतलब HF की लेंथ मान लो इतनी है, आपने अज्यूम किया HF की लेंथ इतनी है, HCl की लेंथ बढ़ेगी क्या, HBr की लेंथ, HI की लेंथ, भाई क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ती जा रही है क्या, और लेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आया बेटा, HI सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, फिर HBr, फिर HF, समझे क्या, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ रहा है। ऐसे ही मैं आपको कुछ अदर हाइड्राइड देता हूं, ये ग्रुप नंबर 17 हाइड्राइड्स हैं, आप 12th क्लास में पी ब्लॉक पढ़ोगे, उनको चेक करोगे, क्लियर है क्या। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलो आपके पास ग्रुप नंबर 16 हाइड्राइड्स हैं, लाइक H2O, H2S, H2SC, H2TE। बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, और बढ़नी चाहिए तो क्यों बढ़नी चाहिए, साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है। कॉमन क्या है बेटा, साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड की लेंथ भी, तो इसका मतलब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड इतना लंबा है तो सल्फर से हाइड्रोजन बॉन्ड इतना लंबा होगा, लेंथ बढ़ गई उसकी, क्यों, क्योंकि उसका साइज बढ़ गया। अच्छा सेलेनियम से हाइड्रोजन बॉन्ड ये आएगा, भी हम लोग चेक करेंगे, वीक एंड स्ट्रॉन्ग भी देखेंगे, समझ आ रहा है क्या। तो मेरे को बताओ बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है क्या, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अरेंज करना होता तो कैसे अरेंज करता, H2TE, मतलब हम लोग काउंट करेंगे H और T के बीच का जो लेंथ है, हम लोग काउंट करेंगे H और SC के बीच का लेंथ है, H और S, H और O, समझ आ रहा है क्या। तो बॉन्ड की लेंथ ऊपर से नीचे बढ़ेंगी, समझे क्या।
फर्स्ट फैक्टर क्लियर है सबको? सेकंड फैक्टर चेक करते हैं बेटा, यहां पे सेकंड फैक्टर हम लोग चेक करते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का मतलब, सर मान लो आपके पास एटम टू एटम सिंगल बॉन्ड है, क्या अभी एटम टू एटम क्या आपके पास डबल बॉन्ड है, और एटम टू एटम आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैं आपसे कहता हूं कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। जैसे एग्जाम्पल यदि आप कंसिडर करो, कैसे सर, मैं आपसे कहूं कि एक आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या अभी आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड इज नॉन एज अल्केन, क्या कहते हैं उनको। मैं आपसे कहता हूं एक आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड है एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड इज नॉन एज अल्कीन, क्या बोलेंगे। ऐसे मैं कहता हूं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड इज नॉन एज अल्काइन। ऐसे आपने पास तीन कंपाउंड है, वन इज अल्केन, अनदर वन इज अल्कीन एंड लास्ट वन इज अल्काइन। बॉन्ड बढ़ रहे हैं क्या, यहाँ का एक एटम से दूसरे एटम एक बॉन्ड था, एक एटम से दूसरे एटम कितने बॉन्ड हो गए, दो, एक एटम से दूसरे एटम तीन बॉन्ड, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किन में होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। समझे क्या? एग्जाम्पल ले सकते हो। और मैं आपसे पूछूं सर आपके पास कुछ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल लाइक F2, मॉलिक्यूल लाइक N2 और मॉलिक्यूल लाइक O2, ठीक है, चेक करते हैं भाई। एक फ्लोरीन को अपनी ऑक्टेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम लोग कंपाउंड बनाना सीख चुके हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सीख चुके हैं, तो पैरामीटर सीखना आसान है। तो आपको इस तरीके से बॉन्ड बनाना आता है, एक फ्लोरीन टू अनदर फ्लोरीन सिंगल बॉन्डेड है, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड है या नहीं है भाई, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्डेड वाई है क्योंकि एक नाइट्रोजन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, 3। ऑक्सीजन चेक करते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2। भाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ बढ़ेंगे बिटवीन टू एटम्स तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी क्या, घटेगी। तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बेटा, फिर O2, फिर बेटा N2। ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं कि बॉन्ड की लेंथ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझे क्या? ऐसे ही अपना जो थर्ड फैक्टर आता है, थर्ड फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ लॉन पेयर। क्या चेक कर लो, नंबर ऑफ किसके ऊपर, ऑन सेंट्रल एटम। सर सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर बढ़ेंगे, सेंट्रल एटम पे क्या बढ़ेंगे, लॉन पेयर बढ़ेंगे, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या बॉन्ड लेंथ कम होगी, रिपेल करेगा, स्टेबल या ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल, कम स्टेबल। भाई लॉन पेयर बढ़ने से आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल, तो बॉन्ड आसानी से टूट सकते हैं। तो यहां से हम लोग कहते हैं कि जो आपकी जो बॉन्ड लेंथ जनरली हम लोग काउंट कर रहे हैं, क्या काउंट कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लॉन पेयर जितने ज्यादा होंगे, क्या कहा मैंने, सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लॉन पेयर जितने ज्यादा होंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। समझे क्या? एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे यही एग्जाम्पल आपके पास है, हालांकि आपका डायरेक्ट सोल हो रहा है बट फिर भी आप इस चीज को समझ सकते हो कि आपके पास FF है, एक फ्लोरीन के पास कितने लॉन पेयर है, अरे 3 है, क्लियर है क्या? इसे हम लोग चेक कर रहे हैं, 3 है क्या, बट डायरेक्ट भी आपका सोल हो रहा था, या आप ये लॉन पेयर पेयर आप सोल ना भी 3 ही होगा, तो वहां तो कोई सेंट्रल एटम है ही नहीं ना इस तरीके से, यहाँ पे हम लोग काउंट ही नहीं करें। तो आप इस फैक्टर को हटा ही सकते हो, इसका कोई ऐसा रोल नहीं है। आप इस फैक्टर को हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको हटा दो।
थर्ड फैक्टर में आप इंट्रोड्यूस करो, यहाँ पे ये फैक्टर आप हटा दो लॉन पेयर का। लॉन पेयर का हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में सीख लेंगे, वहां बॉन्ड का फैक्टर आता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, तो आपकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, समझो एक बार क्या है कार्बन। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड और आपके पास फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे समझ लेते हैं जनरल। सही है भाई यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी 4, हाइड्रोजन की होती है 2.1 जनरल, नाइट्रोजन की होती है 3, हाइड्रोजन की होती है 2.1। सही है क्या? और यहाँ आपके पास होती है 2.5, ये क्या होता है 2.1। ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई हायर माइनस लोअर, तो यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, कितना आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन माइनस हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस लोअर, तभी तो डिफरेंस आएगा भाई। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां दिख रहा है आपको? माइनस करना, यहां कितना बचेगा 0.4, यहां कितना बचेगा 0.9, यहां डिफरेंस 1.9। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? CH बॉन्ड की, फिर NH, फिर HF। समझ आ रहा है क्या? ऐसे हम लोग बॉन्ड लेंथ चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होना चाहिए? कम। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। ये आपका क्या टोटल बॉन्ड लेंथ, क्या भाई? बॉन्ड लेंथ, सिर्फ बॉन्ड लेंथ। क्लियर है भाई? उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। हालांकि मुझे सेकंड पैरामीटर बॉन्ड एंगल पढ़ाना चाहिए, बट बॉन्ड एंगल में पूरा एक लेक्चर लगेगा आपका, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बट आप लोगों को जो अभी पढ़ना है वो क्या आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हेडिंग डालो, नेक्स्ट पैरामीटर क्या अपने पास? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी समझते हैं भाई क्या होता है, क्यों होता है? ठीक है, डिफाइन करते हैं, आसानी से समझ पाओगे। मैं आपसे कहता हूं कि अपने पास सर एक मॉल कोई भी बॉन्ड, लाइक एक मॉल ए बी बॉन्ड मान लिया, किसी भी एटम के बीच में हो सकता है। कितने मॉल? एक मॉल ए बी बॉन्ड है, और उस एक मॉल ए बी बॉन्ड को मैं ब्रेक डाउन करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? ब्रेक डाउन। तो मुझे क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। तो यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होगी ब्रेक डाउन करने के लिए? एनर्जी। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी। क्यों रिक्वायर्ड है? ब्रेक डाउन करने के लिए। किसको? कौन से कितने बॉन्ड को? एक मॉल। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो अमाउंट ऑफ, आप ऐसे लिखते हो कि जो आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या बेटा? रिक्वायर्ड है किस चीज के लिए? टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन कितने मॉल? 1 मॉल ऑफ बॉन्ड। कौन सा? आयनिक कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड। 1 मॉल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एक मॉल कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एक एनर्जी देनी पड़ रही है। भाई मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहता हूं। किसको तोड़ना चाहता हूं? बॉन्ड को। और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ रही है? एनर्जी। दैट एनर्जी इज नॉन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। समझ आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम भाई? अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहो या फिर इसको बॉन्ड एनर्जी कहो, मुझे एक चीज बताओ, आपका बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्या कहा मैंने? यदि अपना बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा? बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा? मुश्किल। तो इसका मतलब हम लोगों को पता लगाना है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है। अब मुझे बताओ इसके फैक्टर में यदि आप जनरल सी चीज चेक करो,
मैं आपसे कहता हूं इसको बॉन्ड लेंथ चेक कर लो। क्या चेक कर लो? आपका बॉन्ड जितना लंबा होगा उसको तोड़ना उतना आसान और उतना मुश्किल। भाई अपने पास एक स्मॉल स्टिक है और एक अपने पास एक लार्ज स्टिक है, तो आप चेक करोगे कि लार्ज स्टिक को ब्रेक डाउन करने के लिए जो आपकी मेहनत लग रही है वो कम लगेगी, मतलब जो आपकी एनर्जी लग रही है वो क्या लग रही है? कम। और स्मॉल स्टिक को तोड़ना क्या होता है? मुश्किल। और मुश्किल है तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी? ज्यादा। समझ आ रहा है क्या? अच्छा मुझे बताओ, ये एनर्जी रिक्वायर्ड आपने एक में और पढ़ी थी कि एक एटम है और उस एटम से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता था, याद आ रहा है क्या? तो यहां भी मैंने लिखा था कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्या बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड। मैंने ऐसे भी लिखा था कि एक मॉल आयनिक कंपाउंड है। क्या बेटा? एक मॉल। उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। देखो मैं 2-3 जगह लिखी है ये चीजें, सही है क्या? यदि आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हो या आपको किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसके लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट एनर्जी इज नॉन एज आयनाइजेशन एनर्जी। मैं सारी एनर्जीज को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, समझना आसान होगा। सेकंड में आपसे कहता हूं कि आपने एक मॉल आयनिक बॉन्ड को तोड़ा या एक मॉल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, उसको नाम दिया गया था लैटिस एनर्जी। क्या नाम दिया गया था? सही है क्या? और मैं एक मॉल कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता हूं। कितने मॉल? एक मॉल। कौन से? कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्या रिक्वायर्ड होती है? दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज नॉन एज बॉन्ड। तो फर्स्ट फैक्टर देखते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, नाम से ही क्लियर है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड का लेंथ होगा बॉन्ड तोड़ना उतना आसान होगा, सही है क्या? तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? उतनी कम या उतनी ज्यादा? एग्जाम्पल ले लो, अभी पढ़ा आपने, अभी आपने सीखा एग्जाम्पल में HF पढ़ा था, HCl पढ़ा था, HBr पढ़ा था, HI पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्ड लेंथ का उल्टा। भाई अभी बॉन्ड लेंथ सीखी है आपने, सबसे ज्यादा किसका? HF, फिर HI। सर बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम, मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो लगी वो उतनी कम। समझ आ रहा है? चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। तो एग्जांपल से आपके पास वही हाइड्राइड्स H2O, H2S, H2SC, H2TE। एग्जाम्पल से आपके पास NH3, आपके पास एग्जाम्पल है PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। चलो अरेंज करो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक तो मैं आपसे कहता हूं सर हम लोग ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, एक हम लोग हाइड्रोजन सल्फर के बीच के बॉन्ड को तोड़ रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स में कॉन्सेप्ट से दोबारा रिपीट होंगे, तो मैं आपको थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, वो सारा इसी के ऊपर बेस्ड है, बेसिक चीजें हैं सारी। अच्छा मैं आपसे कहता हूं आप हाइड्रोजन और सेलेनियम के बीच की बात कर रहे हो, आप हाइड्रोजन और टेलीरियम के बीच की बात कर रहे हो, किस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा और किस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा? कौन से बॉन्ड को तोड़ना आसान है? H2TE। और किसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी? H2O। समझ आ रहा है क्या? किसको तोड़ना आसान होगा बेटा? H2T। क्लियर है क्या? तो यहां पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? HO बॉन्ड, फिर HS बॉन्ड, फिर क्या आएगा? HTE। समझ आ रहा है? सेम यहां बताइए आप, एक आपके पास नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड है, फॉस्फोरस से हाइड्रोजन बॉन्ड है, आर्सेनिक से हाइड्रोजन बॉन्ड है, एंटीमनी से हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिस्मथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे ज्यादा बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कहां लगेगी?
तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम लोग चेक करते हैं, सबसे ज्यादा किसकी, NH बॉन्ड, फिर PH बॉन्ड, फिर ASH बॉन्ड, फिर SBH बॉन्ड, फिर BIH बॉन्ड। समझ आ रहा है क्या, क्लियर है क्या? क्लियर है अभी, यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अब आगे इसी चीज को यदि आप लोग चेक करते हो फर्दर कि क्या होगा, यदि आप लोग चेक करें सेकंड पैरामीटर, मैं आपसे कहता हूं कि जितने भी आपकी बॉन्ड लेंथ पैरामीटर है सबके डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा? जो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली होता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इनवर्स। तो इसका मतलब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम लोग चेक करें, आपने पढ़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, आपने पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? और डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। तो इसका मतलब ये सब इसके डायरेक्टली हो जाएंगे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। देखो चलो कंफ्यूज हो रहे हो तो इस चीज को हम लोग अलग तरीके से लिख सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। समझ आ रहा है क्या? चेक कर लो, एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, राइट? यदि मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता हूं तो एक बॉन्ड को तोड़ना आसान है या दो बॉन्ड को तोड़ना आसान है या तीन बॉन्ड को तोड़ना आसान है? तो एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो ज्यादा या कम? दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, तीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आया, फिर क्या है क्या भाई? तीन बॉन्ड को तोड़ना आसान या मुश्किल? मुश्किल। तो तीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है। चलो मैं आपसे नेक्स्ट एग्जांपल पूछता हूं, मेरे को आप बताओ, आपके पास CH बॉन्ड है, आपके पास NH बॉन्ड है, आपके पास HF बॉन्ड है, किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी? अभी बताया था इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आया था, 1.9। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आया था, इसका कितना आया था? अब आप मेरे को एक चीज बताओ, या तो आप इससे सोल्व कर लो, कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन, तो लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ता है या घटता है? घटता है। और साइज घटेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगी, सीधा आंसर आ सकता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा? तो सबसे ज्यादा कौन सा बॉन्ड होगा, HF, फिर कौन सा, NH, फिर कौन सा, CH। समझ आ रहा है बेटा? ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं। एक फैक्टर है जो हम लोगों को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, जहां से आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम की। एक फैक्टर है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देते हैं तो आपकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगी या फिर घटेगी? तो मैं आपसे कहता हूं कि जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे जितने ज्यादा लॉन पेयर होंगे, क्या कहा मैंने, सेंट्रल एटम पे जितने ज्यादा लॉन पेयर होंगे तो बॉन्ड को तोड़ना उतना ज्यादा आसान होगा। मैंने कहा क्या, सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे तो बॉन्ड्स को तोड़ना उतना आसान होगा। समझ आ रहा है क्या? बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, उतना
आसान, क्योंकि रिपल्शन बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? रिपल्शन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब इम्पॉर्टेंट समझना कैसे। मैं आपसे कहता हूं एक आपके पास F2, एक आपके पास Cl2, एक आपके पास Br2, एक आपके पास I2 आता है। एक मैंने आपको बताया आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सही है भाई। और यहाँ पे आप इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर रेंज करते थे, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। कुछ रीजन मैंने दिया था यहाँ पे जब मैंने आपको बॉन्ड पैरामीटर, सॉरी आपकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज मैंने आपको पढ़ाई। सेम यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है। अरे भाई साइज बढ़ रहा है क्या? तो बॉन्ड तोड़ना आसान होगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो आप सोच रहे हो ऑर्डर क्या मिलना चाहिए? F2 सबसे ज्यादा, फिर I2। बट ऐसा नहीं हो, उसका रीजन है जो आपका राइट जो ऑर्डर आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, वो राइट ऑर्डर क्या आता है? सबसे ज्यादा Cl2, फिर आपका आता है Br2, फिर आपका आता है F2, फिर आपका आता है I2। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेट मत करना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कुछ और ऑर्डर है, वहां फ्लोरीन पहले, यहाँ फ्लोरीन ब्रोमीन के भी बाद में आता है। रीजन क्या आता है समझते हैं। देखो मैं आपसे कहता हूं कि फ्लोरीन से फ्लोरीन कुछ लेंथ है या नहीं? सर क्लोरीन टू क्लोरीन कुछ लेंथ है, सर ब्रोमीन टू ब्रोमीन कुछ लेंथ है, सर आयोडीन टू आयोडीन कुछ लेंथ है। बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? अब मेरे को बताओ क्या फ्लोरीन पे कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। सेम 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां है, सेम 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां है। समझ आ रहा है क्या? सेम यहां पे 3, सबके केस में ऐसे ही आ रहा है। देखो आपके कुछ फैक्टर्स डोमिनेट करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा थोड़ा सा, बट कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है बेटा इस बॉन्ड की, सही है क्या? बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। बट मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास एक बॉन्ड है और ये जो मेरी फिंगर्स हैं इनको हम लोग लॉन पेयर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कितने लॉन पेयर हैं? अब लॉन पेयर ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी, तो नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? रिपेल करेंगे तो पास आएंगे या दूर जाएंगे? और दूर जाएंगे तो आपका बॉन्ड क्या हो रहा होगा? आसानी से, अरे बेंट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो बॉन्ड टूट सकता है ना। कब? जब आपके जो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक, इसको जो रिपल्सन कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या कहते हैं? मैक्सिमम होती है किसमें? F2 में। तो जब मैक्सिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है तो जो उनके बीच में बॉन्ड है वो आसानी से टूट सकता है, और बॉन्ड आसानी से टूट सकता है तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी, सही है क्या? क्लोरीन के कंपैरिजन में रिपल्सन घटता जा रहा है ना, यहां और घटेगा। बट यहाँ पे आपने सर आयोडीन के बाद फ्लोरीन को क्यों नहीं रखा? क्योंकि सर इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। बॉन्ड लेंथ फैक्टर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फैक्टर को डोमिनेट कर जाता है। समझ आ रहा है क्या? तो यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सर जो बॉन्ड लेंथ फैक्टर है, क्या कह रहा हूं मैं? बॉन्ड लेंथ फैक्टर डोमिनेटेड ओवर, क्या कहा मैंने? बॉन्ड लेंथ फैक्टर क्या लिखा? डोमिनेटेड ओवर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इसका मतलब है कि यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत कम है, तो आप किसको देख रहे हो? तो बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग I2 सबसे बाद में, सही है क्या? फिर यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है, वहां पे बॉन्ड लेंथ कम है ना बेटा, और बॉन्ड लेंथ कम है तो रिपेल ज्यादा कर रहा होगा। तो ये आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग या मैक्सिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंपॉर्टेंट है ये, कई जगह पूछेगा, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। क्लियर है भाई? ये आपके कुछ 2 पैरामीटर्स हैं जो आपने पढ़े, 2 रहते हैं। बॉन्ड एंगल, एक क्लास में टोटल आपका बॉन्ड एंगल फिनिश्ड होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिनिश करते हैं। तो आज के लिए इतना।